जय हिंद। तो इस वीडियो में आप एसएससी जीडी वाले के लिए हम साइंस और भूगोल का कुछ टॉपिक लेकर आए जिसमें कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग रट के जाइएगा, एसएससी जीडी वाले ज़रूर देख के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि प्रीवियस उठा कर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए मैं करा देता हूँ, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले खोज, उसके बाद यहाँ देखिए खोज करता है, खोज और खोज करता। ठीक है, तो परमाणु का खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन। परमाणु का खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। और रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकुलर किया था। रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकुलर किया था। ठीक है, और रेडियम का हो जाएगा मैडम क्यूरी। रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आइए प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज। आइए क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आइए आगे एक्स किरण का खोज किसने किया था? तो एक्स किरण का खोज रोंटजन के द्वारा किया गया था। एक्स किरण का खोज रोंटजन। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, रमन प्रभाव का खोज सीवी रमन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और आप लोग मेरा टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक GKGS अचीवर से उस पर जुड़िए। और आप लोग जानते होंगे कि शाम 6 बजे से 7:45 तक डेली क्यूज होता है। ठीक है, क्यूज करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आइए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट। ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। और जल का वाष्प में बदलना कैसी क्रिया है? तो भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। किसने मापा था? रोमर। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने मापा था। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्प का जब सर्वाधिक ऊष्मा किसका होता है? विशिष्ट ऊष्मा जल का यानी वाष्प का। नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई क्यों पड़ते हैं? तो साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई व्यतिकरण के कारण पड़ता है। ठीक है, किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। साबुन के बुलबुले रंगीन व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। ठीक है, आइए आगे पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। ठीक है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कितना? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, आइए एवोगाड्रो संख्या का नाम कितना होता है? 6.02 × 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23 होता है। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 मीटर होता है। ठीक है, आइए एक कूलम आवेश बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आइए आगे द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होता है। जिसमें आदर्श लग गया उसमें वो शून्य होता है। ठीक है, एक आदर्श तरल का
एक आदर्श तरल का श्यानता क्या होता है? शून्य होता है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे आइए। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाता है। ताप घटने पर द्रवों की श्यानता बढ़ जाता है, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए। और ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस की श्यानता बढ़ जाएगा। अगर ताप बढ़ेगा तो गैस की श्यानता बढ़ जाता है। ठीक है। किस विधि के द्वारा ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होता है? तो संवहन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा ऊष्मा की हानि सबसे तेज होता है? तो संवहन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, संवहन विधि हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन है कि बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बर्फ में नमक मिलाइएगा तो उसका गलनांक घटता है, उसका गलनांक घट जाएगा, उसका गलनांक घट जाता है। ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आइए, सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाला लालिमा का कारण क्या है? तो अपवर्तन। ठीक है, सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाले लालिमा का कारण क्या है? तो अपवर्तन है। ठीक है, चलिए आइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके है, यानी जीएस बताएगा। ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्घ्य और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को अपशब्द तरंग कहते हैं। ठीक है, और 20,000 से अधिक को क्या कहते हैं? उसे पराश्रव तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को श्रव्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को श्रव्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, और आइए आगे ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। ठीक है, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तुम जानते हैं पार्सेक होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। ठीक है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। अगर लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा? तो चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। आइए, गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण तो है संवहन विधि के द्वारा। ठीक है, वायुमंडल गर्म भी होता है तो संवहन विधि के द्वारा। ठीक है, वायुमंडल गर्म होता है तो संवहन विधि के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ है वायुमंडल गर्म संवहन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, आइए आगे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। ठीक है, आप जानते होंगे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, आइए। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीच का आदि बनना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, मरीच का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो देखते हैं आप लोग सड़क पे पानी जो दिखता है, दूर से लगता है सड़क पे पानी है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसे लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मात्रक है। लेंस की क्षमता को क्या जिसे मापते हैं? डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और कहेगा कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है तो अवतल लेंस की भांति। पानी के अंदर हवा के बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा। ठीक है, आइए। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि को निवारण में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अविन्दुकता पूछेगा तो अविन्दुकता के निवारण में बेलनाकार लेंस में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष में अवतल लेंस और निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की
आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेंटिक का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है तो यूरेनियम डेंटिक विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और जीवाश्म की आयु प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात किया जाता है तो कार्बन डेंटिक के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और अगर पेड़ पौधे का आयु ज्ञात करना है तो उसके बल्लियों को गिनकर उसका आयु ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए और वीडियो दे देंगे जिसमें कि उसमें रहेगा भूगोल। ठीक है। इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है। हम देखिएगा प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा। ठीक है। आप लोग न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही।